यानी आज हम आपको लेक्चर 19 में बतलाएंगे टॉपिक जो कल हम आपको ऑस्मोसिस बताए थे। ऑस्मोसिस के डिफिनेशंस दिए थे, है ना। उससे आगे यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तक कल कवर कर दिए, तो उससे आगे की बात करेंगे। यानी टॉपिक होगा डिफ्यूजन या डिफरेंस बिटवीन osmosis and diffusion. Difference between osmosis and diffusion. हिंदी पहले इसका लिख लीजिए। इसका हिंदी होगा पारासरण एवं विसरण में अंतर। पारासरण एवं विसरण में अंतर। पारासरण एवं विसरण में अंतर लिख लिया ना। ठीक, कल तक हमने आपको क्या बताया था कि ऑस्मोसिस क्या है। नहीं बोले था कि घर में एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, कल रिपीट भी कर देंगे। तो ऑस्मोसिस में मैंने आपको बतलाया था कि ऑस्मोसिस एक वैसी प्रक्रिया है, पारासरण एक वैसी प्रक्रिया है जिनमें घोलक के अणु नहीं, पारासरण एक वैसी प्रक्रिया है जिनमें विंडो क्लोज कीजिए। पारासरण एक वैसी प्रक्रिया है जिनमें घोलक के अणु शुद्ध घोलक की तरफ से घोल की तरफ अर्ध परागम्य झिल्ली द्वारा गमन करते हैं। या फिर यूं कहें कि पारासरण एक वैसी प्रक्रिया है जिनमें घोलक के अणु कम सांद्रता वाले घोल की तरफ से यानी कम घुल की मात्रा वाले घोल की तरफ से अधिक घुल की मात्रा वाले घोल की तरफ अर्ध परागम्य झिल्ली द्वारा गमन करते हैं। बताए थे ना। उसके बाद हम बताते थे कि आखिर ये अर्ध परागम्य झिल्ली क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होते हैं। तो अर्ध परागम्य झिल्ली में मैंने बताया था कि वैसे आवरण वैसे मेम्ब्रेन जिनसे होकर केवल सॉल्वेंट यानी घोलक के अणु ही आ जा सकते हैं, घुल के नहीं, उन्हें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। इधर मैं विंडो बंद रखे भाई, चमकता है सारी बात। और उन्हें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। आज बात कर रहे हैं डिफ्यूजन, उसके बाद ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में अंतर के बारे में। पहले हम बात करें डिफ्यूजन। ये देखिए, डिफ्यूजन जिनका हिंदी होता है विसरण। डिफ्यूजन जिनका हिंदी होता है विसरण लिख लिए। ओके, विसरण ऐसे समझिए जैसे घर के किचन में गैस लीक करता है, गैस का लीकेज होते हैं, तो देखते हैं पूरा गैस अपने आप खुद ब खुद यानी स्वतः पूरे घर में यानी पूरे फ्लैट में फैल जाता है ना। तो वो गैस का लीकेज, गैस का पूरे बिल्डिंग में फैलना विसरण के ही उदाहरण है। यानी क्रिया ऐसा समझें कि अगर आप अपने घर के किसी कमरे में परफ्यूम छिड़कते हैं, तो देखते हैं परफ्यूम का जो गंध है पूरे कमरे में फैल जाता है। परफ्यूम के गंध के फैलने की यही प्रक्रिया विसरण के नाम से जाने जाते हैं, है ना। यानी आप ऐसा समझें कि विसरण एक वैसी प्रक्रिया है जिनमें घुल हो या घोलक हो, उनके अणु स्वतः
उनके अणु स्वतः यानी अपने आप अपने अधिक मात्रा वाले क्षेत्र की तरफ से अपने कम मात्रा वाले क्षेत्र की तरफ स्वतः गमन करते हैं, है ना। यानी डिफ्यूजन में ये कहेंगे, ध्यान से फिर एक बार बोल रहे थे, विसरण से आप क्या समझते हैं? आंसर ये हुआ कि वैसी पराक्रिया जिनमें घुल या घोलक के अणु स्वतः अपने अधिक मात्रा की तरफ से अपने कम मात्रा की तरफ गमन करते हैं, उन्हें विसरण कहा जाता है। तो ये डिफ्यूजन में रहा, कहेंगे इन यानी द प्रोसेस ऑफ फॉलो द प्रोसेस ऑफ फॉलो ऑफ सॉलिड और द प्रोसेस ऑफ फॉलो ऑफ सॉलिड और सॉल्वेंट molecules, the process of follow of solid or solvent molecules from its high concentration, the process of follow of solid or solvent molecules from its high concentration containing side to its low concentration to its low concentration containing side. The process of follow of solid or solvent molecules from its high concentration containing side to its low concentration containing side itself is called diffusion. Okay. यानी द प्रोसेस ऑफ फॉलो ऑफ सॉलिड और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन containing side to its low concentration containing side itself is called diffusion. फुल हिंदी हो गए। देखिए, घुल या घोलक के अणुओं का, देखिए ना, घुल या घोलक के अणुओं का, घुल या घोलक के अणुओं का अपने अधिक मात्रा, घुल या घोलक के अणुओं का अपने अधिक मात्रा के तरफ से, अपने अधिक मात्रा के तरफ से, अपने अधिक मात्रा के तरफ से अपने कम मात्रा की तरफ, अपने कम मात्रा की तरफ स्वतः गमन करने की प्रक्रिया को, स्वतः गमन करने की प्रक्रिया को विसरण कहा जाता है। फुल ब्रैकेट क्लोज कीजिए। फिर से एक बार बोल देते हैं, घुल या घोलक के अणुओं का, घुल या घोलक के अणुओं का अपने अधिक मात्रा की तरफ से, अपने अधिक मात्रा की तरफ से अपने कम मात्रा की तरफ, अपने कम मात्रा की तरफ स्वतः गमन करने की प्रक्रिया को, अपने कम मात्रा की तरफ स्वतः गमन करने की प्रक्रिया को
बेसरण कहा जाता है, फुल स्टॉप ब्रैकेट बंद। ठीक, देखिए इसे आप ऐसे समझिए, लिखना नहीं है, केवल समझना ही है, लिखने वाला केवल ये था, ऐसे ही लिख देते आउट। आउट वाला समझता ना, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, केवल समझने के लिए बता रहा है ना, ये डिफिनेशन में ये शामिल नहीं होंगे, ऐसे हम आपको बता रहे हैं। ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे। इधर लिख दिए स्वीट और वाटर हैविंग, sweet water having less sugar, having less sugar and more water, और ये भी है sweet water having more sugar and less water, है ना। देखिएगा यानी क्या किए ना कि यानी एक तरफ लिख दिया मीठा जल, यानी ये लिखा हुआ मीठा जल जिनमें, यानी जैसे एक बड़ा सा बर्तन लिए, उसे दो भागों में बांट दिए, बीच में कुछ खाली स्पेस रखा, तो एक बाईं तरफ लिख दिए मीठे जल जिनमें ये लिखा हुआ कम चीनी एवं ज्यादा पानी है ना। ये लिखना नहीं, केवल समझने के लिए होगा। ये हो गया मीठे जल जिनमें कम चीनी एवं ज्यादा पानी है, और इधर लिखा हुआ मीठे जल जिनमें ज्यादा चीनी और कम पानी है, यानी घोल ए में चीनी की मात्रा कम है और घोल बी में चीनी की मात्रा ज्यादा है। तो मैंने ये कहा हुआ कि डिफ्यूजन की प्रक्रिया में, बेसरण की प्रक्रिया में घोलक या घुल जो भी हो, यानी अवयव जो है बेसरण की प्रक्रिया में अवयव जो है अपने अधिक मात्रा की तरफ से अपने कम मात्रा की तरफ स्वतः गमन करते हैं। तो देखिए ये मोर शुगर लेस शुगर की ओर आ गया, ज्यादा मात्रा से कम मात्रा में आए, और ये मोर वाटर जो है लेस वाटर की ओर चले गए, ये लेस लिखा हुआ। तो यही है दिस प्रोसेस ऑफ फॉलो ऑफ शुगर, यानी ये लिख दिया मैंने दिस प्रोसेस ऑफ यानी यहां लिखा दिस प्रोसेस ऑफ फॉलो ऑफ sugar and this process of follow of sugar and water is called diffusion। सो गया, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे, समझ में आएगा। बहुत आसान सा कंसेप्ट है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मैंने क्या कहा, यानी बेसरण, यानी बेसरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिनमें घुल या घोलक के अणु अपने अधिक मात्रा के तरफ से
अपने कम मात्रा की तरफ स्वतः गमन करते हैं, है ना। तो उसी को मैंने बताने के लिए ये आउट करके एक डायग्राम, एक आउट करके एक एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। ये आपको नहीं लिखना, ये केवल समझने के लिए है। अगर लिखते भी हैं तो ये आउट वाला होगा, ये आपको यानी एग्जाम में नहीं लिखना है। तो ए में लिखा मीठे जल, ये लिखा मीठे जल जिनमें कम चीनी एवं ज्यादा पानी है। उधर लिखा मीठे जल जिनमें ज्यादा चीनी एवं कम पानी है। ठीक, अब दोनों के बीच में एक दीवार है ना, बीच में थोड़ा सा गैपिंग रखे ताकि हम आपको ये दिखा सकें कि विसरण की प्रक्रिया में यानी चीनी और जल के अणु का किस प्रकार मूवमेंट होगा। तो मैंने आपको दिखाया कि इसमें कम चीनी है, उधर ज्यादा चीनी है। तो डिफ्यूजन की प्रक्रिया में जो ज्यादा चीनी है वो कम चीनी की ओर आए और जो ज्यादा जल है वो कम जल की ओर गए, है ना। तो मैंने यही कहा कि डिफ्यूजन की प्रक्रिया में अवयव जो है अपने अधिक मात्रा से कम मात्रा, अपने अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर स्वतः गमन करते हैं। और नीचे लिखा हुआ कि दिस प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ शुगर एंड वाटर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसका हिंदी हो गया चीनी एवं जल के गमन करने की इसी पराक्रम को, इसका हिंदी हो गया चीनी एवं जल के गमन करने की इसी प्रक्रिया को, चीनी एवं जल के गमन करने की इसी प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। चीनी एवं जल के गमन करने की इसी प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। चीनी एवं जल के गमन करने की इसी प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। लिख लिया ना, ये आउट का मैटर है, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना, ये केवल समझने के लिए रहा कि विसरण एक वैसी प्रक्रिया है जिनमें अवयवों का, चाहे वो घुल हो या घोलक हो, उनका मोशन अपने अधिक मात्रा की तरफ से अपनी कम मात्रा की तरफ स्वतः होते हैं, है ना। देखते हैं ज्यादा पानी यानी ज्यादा पानी कम पानी की ओर गया, ज्यादा चीनी कम चीनी की ओर गया, यही प्रोसेस डिफ्यूजन कहलाते हैं। स्पष्ट है? ओके। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि विसरण क्या होता है। फिर हम आपको बोल रहे हैं कि विसरण एक वैसी प्रक्रिया होता है जिनमें घुल या घोलक के अणु यानी अवयविक कणों का गति अपने अधिक मात्रा की तरफ से अपने कम मात्रा की तरफ स्वतः होते हैं। तो यानी विसरण की प्रक्रिया में जो अवयवी कण है वो अपने अधिक मात्रा की तरफ से अपने कम मात्रा की तरफ स्वतः गमन करते हैं। इसमें कोई मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि कल पढ़े थे परासरण, उसमें मेम्ब्रेन की आवश्यकता थी। ठीक, अब बात करें इसमें, ये रहा डिफरेंस बिटवीन, ये इंपॉर्टेंट रह गया IMP, डिफरेंस बिटवीन osmosis and difference between osmosis and diffusion। हिंदी हो गए परासरण एवं विसरण में अंतर, परासरण एवं विसरण में अंतर। ये सॉल्यूशन हो गया, बाईं तरफ लिख दिए ऑस्मोसिस, बाईं तरफ लिखा ऑस्मोसिस और दाईं तरफ लिख दिए डिफ्यूजन।
बाईं तरफ ऑस्मोसिस, दाईं तरफ डिफ्यूजन, है ना जी। इसका हिंदी हो गया परासरण, उनका हिंदी हो गया विसरण। तो परासरण की तरफ नंबर 1 लिखे। परासरण में क्या पढ़े थे कि परासरण एक वैसी पराक्रिया है जिनमें घोलक के अणु शुद्ध घोलक के तरफ से घोल के तरफ, है ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा गमन करते हैं। या फिर एक डेफिनेशन ये भी पढ़े थे कि परासरण एक वैसी पराक्रिया है जिनमें घोलक के अणु, सॉल्वेंट के अणु कम सांद्रता वाले घोल के तरफ से अधिक सांद्रता वाले घोल के तरफ अर्धपरागम झिल्ली द्वारा गमन करते हैं। तो ये पहला अंतर हो गया। इन दिस प्रोसेस solvent molecules moves from in this process solvent molecules moves from less concentrated solution moves from less concentrated solution to more concentrated solution through semi permeable membrane। यानी इसमें लिखा इन दिस प्रोसेस, देखिएगा इसमें लिखा हुआ इन दिस प्रोसेस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव्स फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी इसका हिंदी हो गया इस पराक्रम में, इसका हिंदी हो गया इस पराक्रम में घोलक के अणु, इसका हिंदी लिखे ना, इस पराक्रम में घोलक के अणु अर्धपरागम झिल्ली द्वारा, इस पराक्रम में घोलक के अणु अर्धपरागम झिल्ली द्वारा कम सांद्रता वाले घोल के तरफ से, इस पराक्रम में घोलक के अणु अर्ध परागम झिल्ली द्वारा कम सांद्रता वाले घोल के तरफ से अधिक सांद्रता वाले, कम सांद्रता वाले घोल के तरफ से अधिक सांद्रता वाले घोल के तरफ गमन करते हैं। इस पराक्रम में घोलक के अणु अर्धपरागम झिल्ली द्वारा कम सांद्रता वाले घोल के तरफ से अधिक सांद्रता वाले घोल के तरफ गमन करते हैं। लिख लिए, ओके। इधर हो गया नंबर 1 में कहेंगे इन दिस प्रोसेस सॉलिड और सॉल्वेंट, इन दिस प्रोसेस सॉलिड और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल moves itself from its more concentration containing site to its less
concentration to its less concentration containing site. यानी in this diffusion में लिखें in this process solid or solvent molecule moves itself from its more concentration containing side to its less concentration containing side. इसका हिंदी हो गया नंबर 1 का डिफ्यूजन वाले में, इस पराक्रम में घुल या घोलक के अणु, इस पराक्रम में घुल या घोलक के अणु स्वतः, इस पराक्रम में घुल या घोलक के अणु स्वतः अपने अधिक मात्रा, स्वतः अपने अधिक मात्रा, स्वतः अपने अधिक मात्रा के तरफ से, स्वतः अपने अधिक मात्रा के तरफ से अपने कम मात्रा के तरफ, अपने कम मात्रा के तरफ गमन करते हैं। इस पराक्रम में घुल या घोलक के अणु स्वतः अपने अधिक मात्रा के तरफ से अपने कम मात्रा के तरफ गमन करते हैं। लिख लिए ना, ठीक, ओके। नंबर 2 ऑस्मोसिस में देखिए, कह सकते ऑस्मोसिस में कि इन दिस प्रोसेस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड ने, तो इसी को निकाल लेते हैं, अंतर में तो लिखना कहेंगे इन दिस प्रोसेस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, in this process semi permeable membrane is required. In this process semi permeable membrane is required. इसका हिंदी हो गया, इस पराक्रम में अर्ध परागम झिल्ली की आवश्यकता होते हैं। ठीक है, इस पराक्रम में अर्ध परागम झिल्ली की आवश्यकता होते हैं। इस पराक्रम में अर्ध परागम झिल्ली की आवश्यकता होती है। इधर हो गया, इन दिस प्रोसेस नो एनी मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड। इधर हो गया, इन दिस प्रोसेस नो एनी मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड। हिंदी हो गया, इस पराक्रम में कोई झिल्ली, इस पराक्रम में कोई झिल्ली अर्थात परत की आवश्यकता नहीं होते हैं। इस पराक्रम में कोई झिल्ली अर्थात परत की आवश्यकता नहीं होते हैं। फुल स्टॉप, ब्रैकेट बाहर। दो अंतर हो गया। ऑस्मोसिस में पढ़े थे ना कि ऑस्मोसिस में क्या था, घोलक के जो अणु हैं, यानी घोलक के अणु जो हैं कम सांद्रता वाले घोल के तरफ से अधिक सांद्रता वाले घोल के तरफ अर्ध परागम झिल्ली द्वारा गमन करते हैं। यानी उसमें घोलक के अणुओं को गमन करने के लिए अर्ध परागम झिल्ली की आवश्यकता होती है। जबकि डिफ्यूजन में घुल हो चाहे घोलक के अणु हो, उन्हें फ्लो करने के लिए, उन्हें गुजरने के लिए, उन्हें प्रवाहित होने के लिए कोई झिल्ली की आवश्यकता नहीं होते हैं। नंबर 3 रहा ऑस्मोसिस के तरफ। कह सकते हैं, अभी डिफिनेशन वाला से ही कह सकते हैं ऑस्मोसिस में कि इन दिस प्रोसेस
ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव्स, नहीं वही हो गया। इन दिस प्रोसेस ओनली सॉल्वेंट molecules moves. In this process only solvent molecules moves. हिंदी हो गया, इस पराक्रम में केवल घोलक के अणु ही, इस पराक्रम में केवल घोलक के अणु ही गमन करते हैं। इसका हिंदी हो गया, इस पराक्रम में केवल घोलक के अणु ही गमन करते हैं। इधर हो गया, इन दिस प्रोसेस सॉलिड एंड सॉल्वेंट both molecules move. In this process solid and solvent both molecules move. इसका हिंदी हो गया, इस पराक्रम में घुल एवं घोलक, इस पराक्रम में घुल एवं घोलक दोनों के अणु गति करते हैं। इस पराक्रम में घुल एवं घोलक दोनों के अणु गति करते हैं, गमन करते हैं। नंबर 4, ऑस्मोसिस में आप कह सकते हैं बाबा, ऑस्मोसिस में यूं कर कि यह केवल घोल के लिए मान्य है। कहेंगे इट becomes limited, it becomes limited to solution only. Okay, it becomes limited to solution only. इसका हिंदी हो गया, यह केवल घोल के लिए, यह केवल घोल के लिए ही मान्य होते हैं। यह केवल घोल के लिए ही मान्य होते हैं। यह केवल घोल के लिए ही मान्य होते हैं। ये हो गया, इट ऑल्सो अप्लाइड in liquid and gas in addition of solution. दाएं तरफ लिखा होगा it also applied in liquid and gas in addition of solution. इसका हिंदी हो गया, मिश्रण में नहीं बोले थे, अरे घोल में तो लागू होगा, इसके अलावे हमने बताया ना कि बंद कमरे में परफ्यूम छिड़कते हैं तब वो अपने आप पूरे कमरे में फैल जाता है, तो वो कमरे में जो गैस था उसमें भी परफ्यूम का जो गंध है इधर उधर बिखरा ना, इसका मतलब गैसीय स्थिति में भी मिश्रण लागू होता है। लिक्विड में भी वही है कि अगर यानी 2 बर्तन लेते हैं या फिर कहें कि 2 बाल्टी का प्रयोग करते हैं, एक बाल्टी में पानी पूरा भर देते हैं और दूसरे बाल्टी में पानी आधा ही रखते हैं, यानी आधा बाल्टी पानी रखते हैं। अब दोनों बाल्टी के बीच से एक पाइप द्वारा संपर्क जोड़ देते हैं, तो आप देखते हैं अधिक पानी जो है यानी पानी के अणु अधिक जल के तरफ से कम जल वाले बाल्टी की ओर स्वतः गमन करने लगते हैं। इसका मतलब ही है कि मिश्रण जो है द्रव एवं गैस दोनों अवस्थाओं में भी लागू हो सकते हैं। अगला रहा नंबर 5। नंबर 5 में है इट कैन बी स्टॉप्ड और रिवर्स बाई applying, it can be stopped or reversed by applying more
It can be stopped or reversed by applying more pressure towards solution side. लिखा हुआ it can be stopped or reversed by applying more pressure towards solution side. पहले इसका हिंदी लिख लीजिए. इसका हिंदी हो गया इन्हें घोल के तरफ दाब लगाकर और रोका या उल्टा किया जा सकता है. इन्हें घोल के तरफ दाब लगाकर रोका या उल्टा किया जा सकता है. यानी कल जो पढ़े थे ना चपटी पेंदी वाले जो परख नली था जिसमें बीकर में रखा हुआ पानी आ रहा था ने बीकर का पानी चपटी पेंदी वाले परख नली की ओर आ रहा था. तो उस स्थिति में परख नली में जो विलयन है उस पर आप दाब लगाइएगा है ना. तो जो बीकर का पानी है वो चपटी पेंदी वाले परख नली की ओर आने से रुक जाएगा है ना. अगर और ज्यादा दाब चपटी पेंदी वाले परख नली के विलयन पर लगाइएगा तो चपटी पेंदी वाले परख नली में मौजूद जल यानी घोलक के अणु उनसे निकलकर शुद्ध जल यानी बीकर की ओर आने लगेंगे. क्या नहीं समझ रहा? जैसे कल बताता हुआ कि पानी से भरा बीकर था उसमें चपटी पेंदी वाले परख नली रखे हुए थे जिसमें चीनी और पानी का घोल भरा हुआ था ने. तो यानी आप परासरण की प्रक्रिया में देखे थे कि बीकर का पानी चपटी पेंदी वाले परख नली में जा रहे थे. वही ना परासरण था. और मैंने कहा कि जब चपटी पेंदी वाले परख नली में जो विलयन है उस पर आप दाब डालिएगा तो आप पाएंगे कि जो घोलक के अणु हैं वो शुद्ध जल यानी बीकर के तरफ से चपटी पेंदी वाले परख नली की ओर आना बंद हो गया है. और यदि इस दौरान आप चपटी पेंदी वाले परख नली में रखे हुए विलयन पर ज्यादा दाब डालते हैं तो इस चपटी पेंदी वाले बीकर में मौजूद जो जल के अणु हैं वो उनसे निकलकर जो बीकर में शुद्ध जल है उनकी ओर गमन करने लगेंगे. ठीक. तो वही कहा कि इसे आप रोक सकते हैं, इसे आप उल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन डिफ्यूजन में ऐसा नहीं है. जैसे ऐसे समझिए कि मैंने क्या कहा कि अगर किचन में गैस लीकेज करता है तो वो पूरा गैस है ना पूरे किचन में फैल जाता है, पूरे फ्लैट में फैल जाता है. ठीक. अब आप क्या करेंगे कि गैस जब लीक किया तो फ्लैट का पूरा गेट खिड़की सब बंद कर दिए और एकदम फ्लैट जहाँ सा स्टार्टिंग होता है वहाँ पर से एक बड़ा सा चादर लेकर के कंबल लेकर के और उसे आप किचन में रखे हुए गैस सिलेंडर की ओर बढ़ेंगे तो क्या पूरे फ्लैट में फैला हुआ गैस क्या पुनः गैस सिलेंडर में जाएगा? नहीं जाएगा, है ना जाएगा जी. तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि डिफ्यूजन को आप नहीं रोक सकते हैं, आप न तो रोक सकते हैं और न ही उल्टा कर सकते हैं. आपको लगेगा कि सर उल्टा तो नहीं कर सकते हैं लेकिन रोक तो सकते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं है. आपको लगेगा कि गैस लीक कर रहा तो उसको बंद कर देंगे, उसके नॉब को बंद कर देंगे तो नहीं रुक जाएगा. तो सिस्टम को आप काज कराना बंद कर दिए तब न रुका. और मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर गैस लीक कर रहा है तो आप किचन का दरवाजा बंद कर दीजिए. क्या गैस सिलेंडर से गैस निकलना रुक जाएगा? नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा जी. तो वही कहे कि इसको आप नहीं रोक सकते हैं डिफ्यूजन को और नहीं उल्टा कर सकते हैं. इन्हें कि गैस लीक किया किचन में तो गेट बंद कर दिए कि पूरा गैस एसी में रहेगा.
अब गेट खोल करके एक बड़ा सा चादर लेकर के, है ना, और गेट के तरफ से गैस सिलेंडर की ओर ढकेलते गए, प्रेस करते गए, दबाते गए, तो क्या वो जो किचन में फैला हुआ गैस था वो पुनः सिलेंडर में जाएगा? नहीं ना जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि डिफ्यूजन को ना तो रोका जा सकता है और न ही उसे उल्टा किया जा सकता है। तो यही हो गया। जैसे आप एक और एग्जांपल से समझिए, किसी कमरे में आप परफ्यूम की बोतल को खोलते हैं तो पूरा गंध स्वतः पूरे कमरे में फैल जाता है। ठीक, ये डिफ्यूजन पराक्रम का उदाहरण है। अब आप सोचिएगा कि परफ्यूम का बोतल लीक कर रहा है तो हम कमरे को बंद कर देते हैं, बाहर से गेट लगा देंगे, तो क्या उस परफ्यूम का लीकेज होना, बाहर निकलना, यानी परफ्यूम के ढक्कन पे जब आप डाल देंगे तो क्या वो बाहर नहीं निकलेगा? निकलेगा, कमरा बंद हो या कमरा खुला हुआ हो। ठीक, और मैंने कहा इसको उल्टा नहीं कर सकते हैं। तो इसको समझिए कि अगर कमरे में पूरा परफ्यूम का बोतल, है ना, पूरा परफ्यूम के बोतल से पूरा परफ्यूम निकल कर फैल गया, अब आप सोचेंगे कि कमरे में जा कर के एक बड़ा सा चादर लेकर के चारों तरफ से दीवार के सहारे उसको खड़ा रख करके, उससे 2, 4, 5 आदमी मिल करके उसे ढकेलते हुए परफ्यूम के बोतल की ओर ले जाएंगे, तो क्या वो परफ्यूम पुनः बोतल में एडजस्ट होगा? तो नहीं होगा, है ना। तो वही हो गया, इसे ना तो आप रोक सकते हैं और ना ही उल्टा कर सकते हैं। तो नंबर 5 में हो गया, इट कैन नेवर बी स्टॉप्ड और it can never be stopped और reversed। हिंदी हो गया, इन्हें कभी भी न तो रोका जा सकता है, इन्हें कभी भी न तो रोका जा सकता है और न ही विपरीत किया जा सकता है। इन्हें कभी भी न तो रोका जा सकता है और न ही विपरीत किया जा सकता है। इन्हें न तो कभी रोका जा सकता है और न ही विपरीत किया जा सकता है। लिख लिए? ओके। इस तरीके से ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में अंतर हुए, यानी परासरण और विसरण में अंतर रहा। क्या कोई 2 अंतर आपको ध्यान रखनी है एग्जाम के लिए? कोई 2 अंतर लिखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं, 2 अंतर लिखते हैं बहुत है, लेकिन आप याद रखेंगे ये सभी अंतर, 5 अंतर ध्यान रखते हैं तो आप काफी कंफर्टेबल होंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव का आप जवाब दे पाएंगे। अब बात कर रहे हैं डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस, यानी परासरण भी एक पराक्रिया है, इसे हम प्रदर्शित कर रहे हैं एक एग्जाम्पल द्वारा। तो उसी के लिए पहले हेडिंग देना होगा, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस, परासरण का प्रदर्शन। हेडिंग बना देंगे, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शित करना, दिखाना, बतलाना। तो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस का हिंदी हो गया परासरण का प्रदर्शन, परासरण का प्रदर्शन, परासरण का दिखावा। ठीक, तो इसे हम डायग्राम से स्पष्ट कर देंगे, लेकिन साथ में लैंग्वेज भी कर देते ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो इसमें ये कर दे रहे हैं, कहेंगे फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग
for demonstrating osmosis process, or we take 2 for demonstrating osmosis process, or we take 2 normal size egg. We take 2 normal size egg and removed its outer hard bar by adding some amount of dilute HCl on it. In this way, only thin membrane remains present. Only thin membrane remains present around egg, which act as semi-permeable membrane. इसलिए पढ़े थे ना, which act as semi-permeable membrane. Full stop. पहला change कहेंगे now one egg is placed in distilled. Now one egg is placed in distilled water containing. Now one egg is placed in distilled water containing beaker, and other egg is placed in saturated NaCl solution containing beaker. Saturated NaCl solution containing beaker. नीचे को ताला पर लगाना है और ये 20 मिनट लगेगा, यानी other egg is placed in saturated NaCl solution containing beaker. ठीक, फुल स्टॉप करेक्शन कर देंगे. आफ्टर some time we found that egg placed in distilled water, gets swell. Bile gets swell. Bile egg placed in saturated NaCl solution. While egg placed in saturated NaCl containing
beaker gets shrink. Full stop. This process is easily explained. This process is easily explained on the basis of osmosis process. This process is easily explained on the basis of osmosis process. Full stop. उसला because according to this process, solvent molecules थोड़ा सा कर दिया, solvent molecules moves from more solvent containing side. ठीक, पूरा नहीं हो पाया भैया, लिखेंगे। ये रटने के लिए नहीं, समझने के लिए डायग्राम बना के हम आपको स्पष्ट भी करेंगे। पहले इसे लिख लीजिए, उसके बाद लिख लीजिए। पहले फर्स्टली हिंदी तो एक साथ करेंगे पूरे का। लिखा हुआ है, फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग ऑस्मोसिस प्रोसेस we take two normal size egg and removed its outer hard ball by adding some amount of dilute HCl on it. थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये हो गया, एक ऑब्जेक्टिव बन गया जनरल के लिए कि अंडे के बाहरी कवर को, जो उजला वाला कवर होता है ना, उसे हटाने के लिए कौन से केमिकल का प्रयोग करते हैं? तब होगा डाइल्यूट HCl, यानी HCl केमिकल का प्रयोग करते हैं। कभी पूछेगा HCl जो प्रयोग करते हैं वो डाइल्यूट होता है कि कॉन्क रहता, तो डाइल्यूट होगा। पतला वाला होगा, क्योंकि गाढ़ा वाला रहेगा तो बाहर वाला मेम्ब्रेन को तो तोड़ेगा ही, अंदर के मेम्ब्रेन को भी तोड़ देगा। इस तरीके से अंडे जो है ब्लास्ट कर जाएंगे, फट जाएंगे। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, डाइल्यूट HCl डालकर उसे हटाते हैं। क्यों हटाते हैं? क्योंकि आप जानते हैं अंडे का जो खोल है वो कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 से मिलकर बना होता है। तो ये डाला गया HCl उस कैल्शियम कार्बोनेट से क्रिया करता है और उसके परत को गला देते हैं। तो in this way only thin membrane remains present around it, which act as semi-permeable membrane. Now one egg is placed in distilled water containing beaker and other egg is placed in saturated NaCl solution containing beaker. After some time we found that egg placed in distilled water gets swelled. Full stop. While egg placed in saturated NaCl solution containing beaker gets shrink. Shrink मतलब सिकुड़ना, swell means फैलना. This process is easily explained on the basis of osmosis process. Full stop. Because according to this process, solvent molecule moves from more solvent containing side. बाकी आगे करते हैं, इसे फास्टली लिखिए। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर टाइम हो गया, तो जल्दी लिखिए, पूरा कर देते हैं। ये केवल समझने के लिए डायग्राम बना दें।
परेशान होने की इतना अंग्रेजी देख के परेशान है कि अंग्रेजी खाली लिखते हैं सर। और आप भी मेहनत कीजिए, है ना, किसी भी चीज़ को काफ़ी कंफर्टेबल रूप से डील कर पाएंगे। हिंदी कर देंगे, परेशानी नहीं कि सोचे कि सर मिटा रहे हैं तो हिंदी नहीं करें, करेंगे, पूरा करेंगे, पहले अंग्रेजी करना। और डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस का तो हिंदी बोल ही दिया था कि परासरण का प्रदर्शन। देखिएगा बोर्ड पे, solvent molecule moves for a more solvent containing side to less solvent containing side through SPM full stop कहेंगे so अतः so egg so egg या कहेंगे सेंस कर देते हैं धन्यवाद, कहेंगे सेंस here egg placed in distilled water contain since here egg placed in distilled water contain less amount of since here egg placed in distilled water contain less amount of solvent, that is water contain less amount of solvent, that is water, then solvent present in beaker full stop. As a result, water, that is solvent, as a result water, that is solvent, enters inside egg and swell its size full stop। और चेंज करके कहेंगे भाइल एग placed in saturated NaCl solution, while egg placed in saturated NaCl solution containing beaker contain more amount of water than water present in saturated NaCl solution full stop। as a result water comes as a result
water comes out from egg and shrink its size ओके। देखिएगा और बाकी डायग्राम से हम तुरंत स्पष्ट कर दे रहे हैं, केवल हिंदी पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद पहले आप हिंदी लिख लेंगे, उसके बाद हम आपको डायग्राम से स्पष्ट कर देते हैं। उसमें कोई लैंग्वेज नहीं होगा, समझ में तुरंत आ जाएंगे। ऐसे भी अगर पढ़ेंगे तब भी समझ में आएगा। ये एग्जाम में लिखने के लिए नहीं होगा, ये समझने के लिए हुआ। देखते हैं हेडिंग क्या लिखे, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस, परासरण का प्रदर्शन है ना। यानी प्रदर्शन मतलब दिखावा। तो हिंदी पहले लिख लीजिए, हिंदी लिख लिया, अंग्रेजी जो लिख रहे हैं वो तो आराम से लिख लेंगे, जो हिंदी लिखेंगे वो लिख लीजिए पहले। लेकिन परासरण को प्रदर्शित करने के लिए, परासरण को प्रदर्शित करने के लिए, परासरण को प्रदर्शित करने के लिए हम समान आकार के दो अंडे का प्रयोग करते हैं। हम समान आकार के दो अंडे का प्रयोग करते हैं। फुल स्टॉप। अब इन पर तनु HCl, अब इन पर तनु HCl की कुछ मात्रा डालकर, अब इन पर तनु HCl की कुछ मात्रा डालकर इनके बाहरी कड़े परत को हटा लेते हैं। बाहरी कड़े परत को हटा लेते हैं। फुल स्टॉप। इस तरह अंडे के ऊपर केवल एक पतली झिल्ली बच जाते हैं। वहां से लाइट आ रहा है। अंडे के ऊपर केवल एक पतली झिल्ली बच जाते हैं, जो अर्ध परागम्य झिल्ली की तरह कार्य करते हैं, जो अर्ध परागम्य झिल्ली की तरह कार्य करते हैं। फुल स्टॉप। पाराक्षण कीजिए। अब इनमें से एक अंडे को शुद्ध जल से भरे बीकर, तो दूसरे अंडे को संतृप्त NaCl, दूसरे अंडे को संतृप्त NaCl के जलीय विलयन से भारे बीकर में रख देते हैं।
संतृप्त NaCl के जलीय विलयन से भरे बीकर में रख देते हैं। फुल स्टॉप। पारा चेंज। कुछ समय बाद हम पाते हैं कि शुद्ध जल में रखे हुए अंडे के आकार बड़े हो जाते हैं। कुछ समय बाद हम पाते हैं कि शुद्ध जल में रखे हुए अंडे का आकार बड़े हो जाते हैं। फुल स्टॉप। जबकि संतृप्त NaCl युक्त जलीय विलयन में रखे हुए अंडे का आकार संतृप्त NaCl युक्त जलीय विलयन में रखे हुए अंडे का आकार छोटे हो जाते हैं। फुल स्टॉप। इस पराक्रम की व्याख्या परासरण के आधार पर आसानी से कर पाते हैं। इस पराक्रम की व्याख्या परासरण के आधार पर आसानी से कर पाते हैं। फुल स्टॉप। क्योंकि पराक्रम के अनुसार थोड़ा सा हाइफन। इस प्रक्रिया में घोलक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अधिक घोलक के मात्रा के तरफ से कम घोलक के मात्रा के तरफ गमन करते हैं। फुल स्टॉप। पारा चेंज। चूंकि शुद्ध जल में रखे हुए अंडे में जल अर्थात घोलक की मात्रा बीकर में मौजूद जल की मात्रा से
बीकर में मौजूद जल की मात्रा से कम होते हैं। बीकर में मौजूद जल की मात्रा से कम होते हैं। फुल स्टॉप। परिणाम स्वरूप जल अर्थात घोलक के अणु परिणाम स्वरूप जल अर्थात घोलक के अणु अंडे में जल अर्थात घोलक के अणु अंडे में प्रवेश कर जाते हैं। जल अर्थात घोलक के अणु अंडे में प्रवेश कर जाते हैं एवं इनके आकार को बढ़ा देते हैं। फुल स्टॉप। पाना चेक कीजिए। जबकि संतृप्त NaCl विलयन में रखे हुए अंडे में जल अर्थात घोलक की मात्रा फिर लिखिए। संतृप्त NaCl में मौजूद घोलक अर्थात जल की मात्रा से अधिक होते हैं। फुल स्टॉप। परिणाम स्वरूप अंडे से जल बाहर निकल जाते हैं। एवं इनका आकार छोटे हो जाते हैं। फुल स्टॉप। ब्रैकेट बंद कीजिए। कॉमन सेंस की बात है, डायग्राम से हम आपको स्पष्ट कर दे रहे हैं। बस 1-2 मिनट का समय ले रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये रटने के लिए नहीं है, ये एग्जाम में लिखने के लिए नहीं है, ये केवल समझने के लिए है। ध्यान से देखिएगा। देखिएगा, तुरंत हम डेमोन्स्ट्रेट कर देते हैं दैट इज करके। दैट इज एक बीकर है, नॉर्मल साइज एक है, ये दूसरे बीकर है, ये स्वेलन एग है, और ये तीसरा बीकर है, इसमें ये छोटा एग है। देखिए, सैचुरेटेड NaCl का मतलब समझते हैं। सैचुरेटेड मतलब हुआ ना
कि वैसा NaCl एवं जल युक्त विलयन जिसमें नमक की अधिकतम मात्रा घुला, अब उसमें नमक की और मात्रा को घोल पाना संभव नहीं। पढ़ाएं सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड, नॉर्मल साइज एग, और ये है स्वेलन एग, ये है डिस्टिल्ड वाटर। ये देखिए पानी इंटर कर रहा है, और ये है श्रिंक एग, श्रिंक एग, और ये है सैचुरेटेड एक्वस NaCl सॉल्यूशन। ये पानी देखिए बाहर निकल रहा है। देखिएगा, बस एक मिनट का समय ले रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए भगवान। यही फिगर हो गया डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस। अगर कोई आपसे पूछेंगे भी ना कभी कि ऑस्मोसिस का डेमोन्स्ट्रेशन कैसे करेंगे, तो केवल ये डायग्राम बनाइएगा, लैंग्वेज नहीं लिखना है, वो तो समझ में आ जाए इसलिए मैंने बताया कि एक बार पढ़ लीजिएगा, लैंग्वेज बनाने भी आ जाएंगे। तो ध्यान से देखिए बउआ, ये समान आकार का अंडा है, अंडे के बाहर, अंडे के ऊपर जो उजला वाला कड़ा परत होता है, उस पर डाइल्यूट ACl डाल करके उसके परत को हटा लिया। अब उसे डिस्टिल्ड शुद्ध जल से भरे बीकर में डाल दिया और दूसरे अंडे को तेज नमक युक्त जलीय विलयन में रख दिया, है ना। कुछ समय बाद आपने ये पाया कि शुद्ध जल में रखे हुए अंडे का आकार बड़ा हो गया है, उसका आकार फैल गया है, क्योंकि बाहर में क्या है, खाली शुद्ध जल है, तो जल की मात्रा ज्यादा है, और अंडा में क्या है, जल भी है, प्रोटीन भी है, फैट भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, तो अंडा में तो सब चीज है, और इधर खाली जल है। तो जल क्या हुआ, जल जो है अधिक घोलक के तरफ से कम घोलक के तरफ इस SPM द्वारा गमन किया, क्या यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा गमन किया। इस तरीके से उसका आकार बड़ा हो गया। और इसमें क्या देख रहे हैं कि यानी इसमें तेज नमक युक्त जलीय विलयन था, एक ऐसा विलयन था जिसमें नमक ज्यादा मात्रा में था, फलतः जल कम मात्रा में था, और अंडा में जो कांस्टेंट जल था वो तो जल था ही, तो अंडे के अंदर जल ज्यादा और बाहर नीमक ज्यादा, जल कम, फलतः ऑस्मोसिस की प्रक्रिया में जल के अणु बाहर निकल गए, है ना, सैचुरेटेड NaCl सॉल्यूशन में आ गया। इस तरीके से उनका आकार छोटा हो गया। क्या ये है आउटर थिन मेम्ब्रेन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, आउटर थिन मेम्ब्रेन, आउटर थिन मेम्ब्रेन एज SPM। बस इस तरीके से हो गया। इसका हिंदी हो गया समान आकार के अंडे, इसका हिंदी हो गया बड़े आकार के अंडे, बड़े आकार के अंडे, इसका हिंदी हो गया शुद्ध जल, इसका हिंदी हो गया छोटे आकार के अंडे, और इसका हिंदी हो गया संतृप्त जलीय NaCl, संतृप्त जलीय NaCl विलयन, संतृप्त जलीय NaCl विलयन, संतृप्त जलीय NaCl विलयन। और फिगर का हिंदी हो गया परासरण का प्रदर्शन, परासरण का प्रदर्शन। ठीक, तो आप केवल इतना ही ध्यान रखिएगा ना कि परासरण की प्रक्रिया में घोलक के अणु, यानी मान के चलिए जल के अणु, घोलक के अणु
अधिक घोलक के मात्रा के तरफ से कम घोलक के मात्रा के तरफ एसपीएम द्वारा गमन करते हैं। तो ये डिस्टिल्ड वाटर में जल ज्यादा न था जी, केवल सॉल्वेंट नहीं, केवल पानी है, और अंडा में पानी के अलावा भी और भी मटेरियल है, प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल्स है। तो इस तरीके से डिस्टिल्ड वाटर में जल ज्यादा रहने के कारण ये जल जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा अंडे में प्रवेश किया और उनके आकार को एक्सपेंड किया, बढ़ा दिया। ठीक, और लास्ट स्थिति में क्या है कि अंडा में जो जल है वो तो है ही, और बाहर जो है उसमें जल कम और नीमक ज्यादा। देखते हैं जो ब्लैक कलर का दिया है ना, वो नमक को शो किए हैं, है ना। तो नमक ज्यादा है, और इसमें दो कलर का बिंदु दीजिएगा, कुछ ब्लू कलर का बिंदु दीजिएगा और कुछ ब्लैक कलर का दीजिए। हो सकता है आपको यहाँ पर वीडियो में दिखाई नहीं पड़ता होगा, लेकिन आप कुछ ब्लैक का दीजिएगा और कुछ ब्लू का दीजिएगा। ये कुछ ब्लू है ना, कुछ ब्लू है और कुछ ब्लैक है, कुछ ब्लैक है। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि इसमें नमक ज्यादा है और पानी कम है, जबकि अंडे में जो पानी था वो तो है, फलता पानी जो है जो अंडे में ज्यादा था, यानी घोलक अंडे में ज्यादा था, वो उनसे बाहर निकल गया और उनके आकार को छोटा कर दिया, उनका आकार सिकुड़ गया। इस तरीके से परासरण का प्रदर्शन हुआ। और भी ढेर सारे परासरण के प्रदर्शन के बारे में हम आपको अगले क्लास में जानकारी देंगे। कम से कम ऐसा हम आपको 5 प्रोसेस बतलाएंगे, केवल बोल करके हम आपको समझा देंगे। ये हो गया, इसे आप घर में एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। हम आपको फिर से अगले क्लास में रिपीटेशन देंगे। अरे फिलहाल केवल यही ध्यान रखिएगा इसे ऑब्जर्व करते समय कि परासरण की प्रक्रिया में घोलक के अणु अधिक घोलक के मात्रा के तरफ से कम घोलक के मात्रा के तरफ एसपीएम द्वारा गमन करते हैं। बस ओके।